गुड डे डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मैना निर्वाण राजनीति विज्ञान तृतीय वर्ष की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे उपनिवेशवाद के उन्मूलन पर, यानी कि डीकोलोनाइजेशन, यानी साम्राज्यवाद का अंत या उपनिवेशवाद का अंत। उन्नीस 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 51 थी, जो कि 1995 में बढ़कर 185 हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में यूरोपीय साम्राज्य का अंत प्रारंभ हो गया और नए राष्ट्र अस्तित्व में आने लगे। एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश दासता से स्वतंत्र हो गए। इसी प्रक्रिया को उपनिवेशवाद उन्मूलन या डीकोलोनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, यानी एशिया अफ्रीका के देशों के स्वतंत्र होने की जो प्रक्रिया है वह उपनिवेशवाद का उन्मूलन कहलाती है। 1940 के दशक में अफ्रीका में मात्र 4 स्वतंत्र देश थे। ये 4 स्वतंत्र देश कौन कौन से थे? ये थे मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, अबिसिनिया जिसे इथोपिया भी कहा जाता है, और लाइबेरिया। लेकिन 1995 में अफ्रीका के इन स्वतंत्र देशों की संख्या 55 हो गई। उपनिवेशवाद के अंत की यह प्रक्रिया 1946 में अमेरिका द्वारा फिलीपींस की स्वतंत्रता से प्राप्त हुई और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने इस प्रक्रिया को गति प्रदान की। अफ्रीका का अंतिम उपनिवेश नामीबिया 1990 में स्वतंत्र हुआ। 1991 में प्रशांत महासागर में स्थित 2 द्वीप राज्य माइक्रोनेशिया और मार्शल द्वीप समूह स्वतंत्र हुए। इस प्रकार दुनिया के लगभग सभी वे राष्ट्र जो किसी समय साम्राज्य या यूरोपीय शक्तियों के उपनिवेश थे, अब स्वतंत्र हो गए। इन स्वतंत्र हुए राष्ट्रों को तृतीय विश्व के नाम से भी जाना जाता है। तो तृतीय विश्व क्या है, यह हम जानेंगे। प्रथम, द्वितीय और तृतीय विश्व शब्द का प्रथम प्रयोग जॉर्ज लिस्का के द्वारा किया गया। उपनिवेशवाद के उन्मूलन की प्रक्रिया के समय विश्व शीत युद्ध से ग्रस्त था और विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था। एक गुट था पूंजीवादी अमेरिका का और दूसरा गुट था साम्यवादी सोवियत रूस का। अतः नवोदित राष्ट्र जो कि उपनिवेशवाद से स्वतंत्र हो रहे थे, इन नवोदित राष्ट्रों के सामने एक बड़ी समस्या थी कि वे किस गुट में सम्मिलित हो। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इन राष्ट्रों ने स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाया, जिसे गुट निरपेक्षता के नाम से भी जाना जाता है। और इस नीति को अपनाते हुए इन नवोदित राष्ट्रों ने यह तय किया कि वे किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं होंगे और इन दोनों गुटों से पृथक रहते हुए इन
राष्ट्रों ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का तीसरा मार्ग अपनाया। इसलिए इन नवोदित राष्ट्रों को, जो कि अधिकांशतः एशिया और अफ्रीका के थे, इन्हें तृतीय दुनिया के या तृतीय विश्व के नाम से जाना जाता है। उपनिवेशवाद उन्मूलन के क्या कारण है? वे कौन से कारण थे कि उपनिवेश उपनिवेश उपनिवेशिक शक्तियों ने अपने उपनिवेशों को धीरे धीरे करके स्वतंत्र करना प्रारंभ कर दिया? उपनिवेश उन्मूलन की प्रक्रिया को अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक क्रांति माना जाता है और इस क्रांति के कई कारण थे। रोनाल्ड रॉबिन्सन और रोजर लुई द्वारा विकसित एक प्रतिमान के आधार पर लुंदेस्तान ने इन कारणों को मोटे मोटे 3 भागों में बांटा है। ये 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अंतरराष्ट्रीय स्तर पे या अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन आए और इन बदली हुई परिस्थितियों में इन परंपरागत औपनिवेशिक शक्तियां जो थी, ये परंपरागत औपनिवेशिक शक्तियां कमजोर होने लगी। पहले ये औपनिवेशिक शक्तियां या यूरोप के राष्ट्र शक्तिशाली हुआ करते थे, किंतु प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध ने इन यूरोपीय राष्ट्रों को, जिनके दुनिया के अधिकांश भागों में उपनिवेश थे, इन राष्ट्रों को द्वितीय श्रेणी के राष्ट्रों में परिवर्तित कर दिया। अब जो 2 महाशक्तियां उभर कर सामने दुनिया की में आई या विश्व राजनीति में आई, सोवियत संघ और अमेरिका, वे दोनों ही महाशक्तियां उपनिवेशवाद की विरोधी थी। अमेरिका पहला देश था जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में 1946 में अपने एक श्वेत उपनिवेश फिलीपींस को स्वतंत्र किया और अमेरिकी प्रशासन यूरोपीय साम्राज्यवादी राष्ट्रों पर निरंतर दबाव बना रहा था कि वे अपने उपनिवेशों को स्वतंत्र करें, क्योंकि अमेरिका ने आत्मनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया था और यह आत्मनिर्णय के सिद्धांत की वकालत करने वाली महाशक्ति थी। अतः इसका प्रयास ये रहा कि वह उपनिवेशवाद का उन्मूलन करे और इस प्रक्रिया को गति प्रदान करे, और इसी संदर्भ में उसने ब्रिटेन पर भी कई सारे दबाव बनाए, जो कि भारतीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़े सहायक रहे। दूसरी तरफ सोवियत संघ, जो कि मार्क्सवादी विचारधारा को मानने वाला राष्ट्र है और मार्क्सवाद का सिद्धांत है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। अतः सोवियत संघ उपनिवेशवाद के उन्मूलन के प्रति पूरी तरह वचनबद्ध था। हालांकि सोवियत संघ के भी इस उपनिवेशिक प्रक्रिया में भूमिका अपने अपने हिसाब से, अपने स्वार्थों के हिसाब से रही। प्राय उसने उन राष्ट्रों की स्वतंत्रता का ज़्यादा समर्थन किया जो कि सोवियत संघ के प्रभाव में थे। अतः सोवियत संघ ने भी, हम कह सकते हैं कि सोवियत संघ ने भी उपनिवेशवाद के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी संदर्भ में राष्ट्रसंघ ने मैंडेटर प्रदेशों की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित किया था, तो उसके उत्तराधिकारी संयुक्त राष्ट्र संघ ने उपनिवेशों और न्यास व्यवस्था के अधीन न्यासित प्रदेशों की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना समानता के अधिकार के तहत और
आत्मनिर्णय के सिद्धांत के तहत हुई थी। अतः संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका भी उपनिवेशवाद के उन्मूलन में महत्वपूर्ण रही। दूसरा कारण था औपनिवेशिक शक्तियों में आंतरिक परिवर्तन। जैसा कि अभी हमने बात की कि 1945 के बाद में औपनिवेशिक देशों की क्षमता और इच्छा शक्ति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। द्वितीय विश्व युद्ध ने इन औपनिवेशिक शक्तियों के राजनीतिक प्रभाव को काफी सीमित कर दिया था और अंतर्राष्ट्रीय दबाव और उपनिवेशिक जनता के उन्मूलन संबंधी जन आंदोलन ने इन महाशक्तियों के इन राष्ट्रों पर उपनिवेशों पर नियंत्रण को बनाए रखने की क्षमता में भी या उसके मनोबल को इस संदर्भ में कमजोर कर दिया। हालांकि इन राष्ट्रों के संसाधनों में तो कोई कमी नहीं आई, किंतु अंतर्राष्ट्रीय दबाव और उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो एक शक्तिशाली जनमत और विश्व जनमत खड़ा हो रहा था, उसने इन राष्ट्रों के मनोबल को क्षीण कर दिया। अतः धीरे धीरे इन राष्ट्रों ने उपनिवेशिक राज्यों को स्वतंत्र करना प्रारंभ कर दिया। इसका तीसरा कारण यह भी रहा कि औपनिवेशिक देशों में जो स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ हुए, उन स्वतंत्रता आंदोलन की तीव्रता ने भी इन राष्ट्रों को मजबूर कर दिया कि वे उपनिवेशों को स्वतंत्र करें। हालांकि इन स्वतंत्रता राष्ट्र आंदोलनों की उपनिवेशिक राष्ट्रों में जो स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ हुए, उन स्वतंत्रता आंदोलन की प्रक्रिया और उनके स्वरूप में काफी अंतर था, लेकिन इन सब के बावजूद इन राष्ट्रों के स्वतंत्रता आंदोलन ने उपनिवेशवाद के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उपनिवेशवाद के उन्मूलन में इन राष्ट्रों के अपने आंतरिक घटनाक्रम और आंतरिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण हाथ रहा और इन आंतरिक तत्वों में स्थानीय नेताओं की प्रतिबद्धता, जनसाधारण का समर्थन और संबंधित औपनिवेशिक शक्तियों का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण रहा। जिन राष्ट्रों में जनसाधारण ने तीव्र आंदोलन किए और अपने नेतृत्व को, राजनीतिक नेतृत्व को समर्थन दिया, और जिन राष्ट्रों के नेताओं ने प्रतिबद्धता के साथ में उपनिवेशवादी उन्मूलन की प्रक्रिया में भाग लिया, उन राष्ट्रों को जल्दी स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। और कुछ राष्ट्र ऐसे भी थे जिनको बहुत समय बाद में स्वतंत्रता प्राप्त हुई, या उन राष्ट्रों के राजनीतिक और सामाजिक नेतृत्व के कारण वहां स्वतंत्रता की प्रक्रिया अत्यंत देरी से शुरू हुई, जैसे कि घाना, नाइजीरिया, कांगो, अंगोला इत्यादि ऐसे उपनिवेश थे जिनकी स्वतंत्रता आंदोलन की प्रक्रिया तब तक प्रारंभ नहीं हो पाई थी जब तक कि एशिया के उपनिवेश स्वतंत्र होने लग गए थे। इन स्वतंत्रता आंदोलन में या साम्राज्यवादी शक्तियों के विरोध में जो ये आंदोलन प्रारंभ हुए, वे आंदोलन दो श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं। पहले प्रकार के आंदोलन वे थे जो कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन कहलाए, और दूसरे आंदोलन थे मुक्ति आंदोलन। अधिकांश उपनिवेशिक शक्तियों के विरुद्ध जो आंदोलन चले, वह पहली श्रेणी के यानी स्वतंत्रता आंदोलन की श्रेणी में आते हैं, और इन राष्ट्रों का
उद्देश्य या इन आंदोलनों का उद्देश्य अपने राष्ट्र में राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण करना था और यह प्रक्रिया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में तीव्रता से घटित होने लगी या तीव्र हो गई। दूसरी तरफ वामपंथी शक्तियों से प्रभावित आंदोलन थे जिन्हें मुक्ति आंदोलन की श्रेणी में रखा जाता है। इन मुक्ति आंदोलनों का लक्ष्य अपने यहाँ की राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन भी था, क्योंकि ये जो मुक्ति आंदोलन थे वे मार्क्सवादी और लेनिनवादी विचारधारा से प्रभावित थे, जो राजनीतिक परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन भी चाहते थे। अतः जिन राष्ट्रों में ये मुक्ति आंदोलन प्रारंभ हुए उन राष्ट्रों को स्वतंत्रता काफी समय बाद में मिली, क्योंकि ये जो मुक्ति आंदोलन काफी देरी से प्रारंभ हुए थे। अतः अलग अलग राष्ट्रों में जो स्वतंत्रता आंदोलन चले उन आंदोलनों की तीव्रता और जन समर्थन और उनके उद्देश्यों के अनुरूप उन्हें शीघ्रता से अथवा देरी से स्वतंत्रता प्राप्त हुई और इस तरह उपनिवेशवादी उन्मूलन की प्रक्रिया संपन्न हुई। धन्यवाद।